मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियां बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है, लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो।
नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, चीची माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक। मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को एक ही सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता जाता है। अरे ओ नौकरानी, अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? मालकिन सर्दी बहुत है, ठंडे पानी में काम करने से मेरे पंख पूरी तरह से सूज गए हैं। क्या मैं पानी को थोड़ा गर्म कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। केसर का जो बिल आएगा कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में बर्तन धो और फिर कपड़े भी। अगर ज्यादा चूचू की तो इस महीने की तनख्वाह मैं तुझे अगले महीने दूंगी। मानो चिड़िया को सर्दी में ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। जब मानो चिड़िया बिजली कवि के घर से काम करके आती है तो देखती है उसके पति चंदू चिड़े की तबीयत बहुत खराब है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? इनका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। इन्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो बिजली मालकिन मेरे 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ आप चिंता नहीं करो, आप पापा के पास ही बैठो। आज आपकी जगह मैं जाती हूँ काम पर। लेकिन मीना बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूँगी। आपको देख देख कर मैं सब काम सीख गई हूँ। फिर अगले दिन मानो चिड़िया की बेटी मीना चिड़िया काम पर जाती है। एक तो नौकरों के बहाने खत्म ही नहीं होते। सुन ले ओए मीना, अगर घर की कोई चीज भी टूटी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मालकिन आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे माँ ने सब बता दिया है और काम भी सिखा दिया है। न कहते हुए मानो चिड़िया की छोटी बेटी घर के सारे काम करने लगती है। तभी मीना चिड़िया जुगनू के कमरे में जाती है और वो देखती है, मुन्नी बहन देखो हमारी रजाई कितनी गर्म है और ऐसी ठंड में मूंगफली खाने का कितना मजा आ रहा है। हाँ भैया, और आपको पता है मम्मा इस बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लेकर देने वाली है। बच्चों को देखकर मीना चिड़िया का मन भी ललचाता है और उसका दिल भी मूंगफली खाने को करता है। वो जुगनू कवि और मुन्नी कवि के पास जाती है। मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? तभी बिजली कवि अंदर आती है। क्या हुआ बच्चों? माँ देखो ना, ये छोटी चिड़िया हमसे खाने की चीजें मांग रही है। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों से छीन कर खाएगी? आई बड़ी, चल भाग यहाँ से।
बिजली कभी मीना चिड़िया को मारती है और वहाँ से निकाल देती है। रोती हुई मीना घर आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हाँ मम्मा, आज से हम वो बोरी नहीं ओढ़ेंगे, वो हमें बहुत चुभती है। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई रजाई लेकर दे सकूं। अपनी माँ को माफ कर देना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंखों से लगा लेती है और रोने लगती है। ठंड की वजह से बिजली कभी और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घोंसलों से उठ भी नहीं पाते। मालकिन, आप सब तो बहुत बीमार हो गए हैं। पता है, मेरी माँ वाले जंगल में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मुझे भी वो काढ़ा बनाना आता है। मैं आपके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। देखिएगा, वो पीते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे, डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयों से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार के दिए हुए काढ़े से क्या हम ठीक हो जाएंगे? मालकिन, एक बार आप काढ़ा तो पीकर देखिए, आप 2 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और बच्चों को देती है। जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते, दिन रात उनकी सेवा करती है। मैंने मानो के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसके बावजूद भी वो आज मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम तो दिन भर हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तब भी हम सब बीमार हो गए, और मानो के पास तो पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वैसे ये मानो गई कहाँ? आज तो उसकी तनख्वाह देनी थी और आज ये घर चली गई। मैं एक काम करती हूँ, मानो चिड़िया और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती हूँ और उसके घर जाकर उसकी तनख्वाह दे आती हूँ। ये देखकर उसके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लाती है और एक रजाई भी। लेकिन जैसे ही बिजली कभी मानो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है उसका पति अपाहिज घोंसले में लेटा हुआ था। मानो चिड़िया के दोनों बच्चे बोरी ओढ़े अपने घोंसले में बैठे हुए थे और बेचारी मानो चिड़िया खांसते हुए भोजन बना रही थी। मानो, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानो, तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब इतनी ठंड में और गरीबी में कैसे रह रही हो? मालकिन, ये तो हम सबकी किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लेकर आई हूँ, और ये रही तुम्हारी तनख्वाह। मुझे माफ कर देना चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मालकिन, आप मुझसे माफी ना मांगिए। आप कहाँ और मैं कहाँ। आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर बिजली कभी मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया की तनख्वाह बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के हालात भी बेहतर होने लगते हैं। उनका परिवार अब पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगता है। जंगल के बड़े महल में राजा तोता और उसकी रानी तोती रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कई सालों बाद उनके यहाँ संतान आने वाली थी। मेरी रानी, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी संतान इस दुनिया में आने वाली है। राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। राजा तोते के महल के सामने एक बड़ी हवेली थी जहाँ एक काली जादूगरनी कवि रहती थी। उस जादूगरनी कवि की हवेली में एक बहुत बड़ा बागीचा था जिसमें ढेरों सेब के पेड़ लगे हुए थे। एक दिन रानी तोती अपने महल के बाहर टहल रही थी। तभी रानी की नजर जादूगरनी के बागीचे पर जाती है जहाँ लाल लाल सेबों के पेड़ थे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इन लाल लाल सेबों को खाने का। ऐसा सोचते हुए रानी तोती अपने